हमने अपने लास्ट सेशन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट की चर्चा अपनी कंप्लीट कर ली थी। यानी हमने एटलस माउंटेन जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिस में था, वहां से शुरू करके अपनी चर्चा फिर पूरा ईस्टर्न कोस्ट यानी रेड सी और स्वेज कैनाल की बात करते हुए हमने ईस्टर्न कोस्ट की जो पूरी की पूरी चर्चा है, आपका ये जो मोजाम्बिक चैनल है वहां तक की जो पूरी चर्चा है अपनी कंप्लीट कर ली थी। और हमने लास्ट सेशन में आपको केप टाउन पर आकर रोका था। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो उसी कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और केप टाउन के आगे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चीजों को देखते हैं कि उसके बाद कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जानना हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। ठीक है, तो केप टाउन के क्षेत्र में आइए, अपने एटलस को खोलिए और जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आइए आप केप टाउन ये क्षेत्र है। ठीक है, केप टाउन के बारे में हमने आपको बता दिया था कि इसकी विशेषताएं क्या है। ये भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में है, पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जांपल है, साथ ही साथ लीगल कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। अब केप टाउन से हमने आपको बताया था कि एक केप काहिरा रेलमार्ग चलती है, जो कि केप काहिरा रेलमार्ग कैरो जो कि मिस्र में है वहां तक कनेक्ट करती है इस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, तो ये केप काहिरा रेलमार्ग है। अब हमें इसी रेलमार्ग के थ्रू एंट्री करना है और अफ्रीका के बाकी जो क्षेत्र हैं उसको देखना है। ठीक है, तो यहां से आप एंट्री करिए। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप में अपने आइए, तो आपको कुछ लोकेशंस देखनी है। सबसे पहले वो लोकेशंस कौन कौन से हैं वो आप आइए। ठीक है, आप यहां पर आइए। केप टाउन से अंदर आप एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा जोहान्सबर्ग। ठीक है, ये है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रिटोरिया। ठीक है, ये जहां पर जोहान्सबर्ग मिला, जोहान्सबर्ग के बगल में ही आपको एक और सिटी मिलेगी जिसका नाम है यहां मैं लिखता हूं विट वाटर रैंड। ये एक शहर है। ठीक है, विट वाटर रैंड। तो जोहान्सबर्ग मिलेगा, विट वाटर रैंड मिलेगा, प्रिटोरिया मिलेगा। ठीक है, प्रिटोरिया के आगे अगर आप जाएंगे तो आप जिम्बाब्वे देश में एंट्री जब आप करेंगे तो जिम्बाब्वे देश में एक शहर मिलेगा बुलवायो नाम का और एक मिलेगा हरारे। ठीक है, तो बुलवावे शहर और हरारे शहर मिलेगा। ठीक है, इतने लोकेशन सबसे पहले आप देखिए कि केप टाउन के बाद अंदर जाने पर जोहान्सबर्ग आएगा, जोहान्सबर्ग के बाद विटवाटर रैंड आएगा, प्रिटोरिया आएगा, फिर जिम्बाब्वे में एंट्री करेंगे तो आपका बुलवायो और हरारे ये दो शहर आएंगे। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जोहान्सबर्ग वाले क्षेत्र में जो प्रिटोरिया क्षेत्र है, प्रिटोरिया के बगल में ही आपको एक और शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है किम्बरले। ये चार मुख्य रूप से देखना है, जोहान्सबर्ग, विटवाटरलैंड, प्रिटोरिया, किम्बरले, बुलवायो और हरारे। ये 6 आप देखिए। एक एक करके हम इन सब की विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग पूरी दुनिया में गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस है? गोल्ड माइंस के लिए। जोहान्सबर्ग के साथ साथ विटवाटरलैंड जो क्षेत्र है ये भी गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, विटवाटरलैंड गोल्ड माइंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और जोहान्सबर्ग भी पूरी दुनिया में गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद किम्बरले की बात करेंगे तो किम्बरले हमने आपको बताया था कि जहां कहीं भी किम्बरले लिखा मिल जाए तो उसका मतलब है कि वहां पर डायमंड का प्रोडक्शन होता है, डायमंड का उत्खनन होता है ज्यादातर मात्रा में। ठीक है, तो जो किम्बरले क्षेत्र है वो हीरा के लिए फेमस है, हीरा के माइंस यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इस पूरे क्षेत्र में किम्बरले वाले क्षेत्र में हीरा पाया जा रहा था, उसी वजह से जो ब्रिटिश लोग थे वो आकर बसे और उन्हीं लोगों के बसने से यहाँ पर ये जोहान्सबर्ग जो शहर है, जोहान्सबर्ग सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया मिनरल्स के लिए, अपनी माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद जोहान्सबर्ग के बाद आप प्रिटोरिया पे आएंगे। तो प्रिटोरिया जो है वो एक तो प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। दूसरी बात, किम्बरले वाला जो क्षेत्र है और इसके पास विटवाटरलैंड का जो क्षेत्र है ये सभी गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है, तो उससे ज्वेलरी बनाने का काम भी तो डेवलप होगा। इसलिए जो प्रिटोरिया का क्षेत्र है
वो विश्व स्तर पर हीरे के जो आभूषण मिलते हैं, डायमंड ज्वेलरीज का बहुत बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है ये प्रिटोरिया। ठीक है, तो प्रिटोरिया वर्ल्ड लेवल पे डायमंड ज्वेलरीज के सेंटर के रूप में, एक मार्केट के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया 2 और लोकेशन, वो कौन कौन से हैं, तो बुलवायो है और बुलवायो के साथ साथ हरारे है। ठीक है, तो बुलवायो जिम्बाब्वे का एक शहर है और हरारे भी जिम्बाब्वे की राजधानी है। ये बुलवावे और हरारे, ये जो दोनों पूरा क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह सकते हैं आप, यहाँ का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के बॉर्डर लाइन पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर एक रिवर दिख रही है जिसका नाम है जाम्बेजी। इसी जाम्बेजी नदी पर, इस जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर लाइन पर एक डैम बनाया गया है, एक आप कह लीजिए कि बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है करीबा बांध। यहां पर इस जाम्बेजी नदी पर एक बांध बना दिया गया जिसका नाम है करीबा डैम। ठीक है, करीबा डैम। अब जब करीबा डैम बनाया गया तो डैम बनाने से क्या होता है, ऐसे कोई रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, है ना, इस रिवर के मार्ग में ऐसे एक दीवार जैसी संरचना बना दी जाती है, इसका पानी यहां इकट्ठा हो गया। ठीक है, और फिर इस पानी के फ्लो को हम अपने सुविधा के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में नीचे की ओर गिराते हैं और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बांध बनाया गया तो उस नदी का पानी यहाँ पर रुक गया, उसकी वजह से झील बन जाता है हमेशा, जिसको मानव निर्मित झील या मैन मेड झील कहा जाता है। जो करीबा डैम बना, उस करीबा डैम की वजह से यहाँ पर एक झील बना जिसको करीबा झील कहा जाता है। करीबा झील ये बेसिकली कहां पर है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है और इन दोनों की सीमा है। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है जो इसी झील के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो हरारे हो गया, हरारे और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, इन्हीं दोनों के बीच में जाम्बेजी नदी गुजर रही है और जाम्बेजी नदी पर एक करीबा बांध बनाया गया जिससे एक मानव निर्मित झील बनी है जिसको करीबा डैम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो करीबा डैम है, इसी करीबा डैम के थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा बगल में, तो आपको मिलेगा एक जलप्रपात जो कि इसी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया फॉल्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल्स बेसिकली जाम्बेजी नदी पर स्थित है जो कि इसी जो डैम है इसी के थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। ठीक, तो विक्टोरिया फॉल्स ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे इसी क्षेत्र में, इसी जिस सीरीज में आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से, तो आपको क्या क्या संरचनाएं मिलेंगी, तो अब आपको कुछ झीलें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक झील करीबा झील है जो कि मानव निर्मित झील है। ठीक है, करीबा झील के आगे जाएंगे तो यहां पर देखिए, जहां पर मलावी देश है, मलावी देश के पास में यहां पर एक झील मिलेगा जिसका नाम है मलावी झील या न्यासा झील। ठीक है, इसका नाम है न्यासा या मलावी। ठीक है, न्यासा या मलावी झील। इस झील वाले मैप को मैं आपको एक अलग मैप में दिखाता हूं। हाँ, यहां पर देखिए आप, इस मैप में आप देखिए, आप अपने एटलस में आपको उसी सीरीज में आगे बढ़ना है केवल। देखिए यहाँ पे हमने ये जाम्बेजी रिवर की बात की, जाम्बेजी रिवर पे यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पे करीबा डैम बन गया है और यहाँ पर आपका ये विक्टोरिया फॉल्स है। इसी से आपको आगे बढ़ना, तो ये है आपका लेक न्यासा। लेक न्यासा को ही लेक मलावी भी कहा जाता है, मलावी झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेक न्यासा या लेक मलावी। तो सबसे पहली चीज ये जानना है कि जो न्यासा झील है वो किन किन देशों के बॉर्डर लाइन पर स्थित है।
तो न्यासा झील की अगर आप बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से 3 देश हैं इसमें। एक तरफ है तंजानिया, पहला देश है तंजानिया, प्लस एक देश अपने आप में वो मलावी खुद ही एक देश है, और मलावी के अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो देश है वो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, ठीक है। तो तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है ये न्यासा झील। आप यहां पर देखिए, ये आपका मोजाम्बिक है, ये आपका मोजाम्बिक कंट्री है, ये पूरा का पूरा यहां से देखिए ये मोजाम्बिक है, इस तरफ ये मलावी है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा तंजानिया, ठीक है। तो ये तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन तीनों देशों के बॉर्डर लाइन पर स्थित है ये झील, जो कि नाम है न्यासा, ठीक है। न्यासा झील के बारे में कुछ और अगर हम विशेषताएं देखें तो ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा इसे एक कैलेंडर लेक भी कहा जाता है, ये कैलेंडर लेक है। कैलेंडर लेक है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और साथ ही साथ जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जो हमने देखा था लेक असल से शुरू हो रही थी, यहां पर कहीं पर यहां पे था लेक असल आपका, इस जगह पर आएगा लेक असल, यहां पर है ना, यहां पर आएगा लेक असल। इस लेक असल से जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली शुरू हो रही थी, वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली यहां से ऐसे फैलती हुई इस पूरे न्यासा झील तक फैली हुई है, ठीक है। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का जो दक्षिणतम विस्तार पाया जा रहा है वो लेक न्यासा तक पाया जा रहा है। ये लेक न्यासा के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है। मतलब ये झील भी अपने आप में कहां पाई जा रही है, तो रिफ्ट वैली में, जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है उसी में पाई जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तंगानाइका लेक न्यासा के बाद थोड़ा सा आप ऊपर और जाएंगे तो आप देखिए एक झील यहां मिलेगी जिसका नाम है लेक टंगानाइका। लेक टंगानाइका, लेक टंगानाइका ये भी भ्रंश घाटी में ही स्थित है। रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है उसी में स्थित है, ठीक है। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में स्थित ये दूसरी झील है टंगानाइका। टंगानाइका झील की बात करेंगे तो ये बॉर्डर साझा करती है एक तो तंजानिया से, तंजानिया के बाद जाम्बिया से, जाम्बिया के अलावा कांगो गणराज्य से, कांगो गणराज्य, और कांगो गणराज्य के अलावा बुरुंडी, बुरुंडी, इन 4 देशों से बॉर्डर साझा करती लेक टंगानाइका। कौन कौन से, तो तंजानिया, जाम्बिया, कांगो गणराज्य और बुरुंडी। इसी चीज को आप इस मैप में देखिए, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका, देखिए लेक टंगानाइका ये है, ठीक है। इस तरफ है तंजानिया, ये है बुरुंडी, ये है आपका कांगो गणराज्य, और फिर आपका इस तरफ है ये आपका जाम्बिया, ठीक है। तो बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया और तंजानिया, ठीक, इन 4 देशों से सीमा साझा कर रही है ये लेक टंगानाइका, ठीक है। तो लेक टंगानाइका, अब हम जानते हैं लेक टंगानाइका के बारे में कुछ और बातें। तो लेक टंगानाइका की एक विशेषता की बात करें तो ये जो लेक टंगानाइका है ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। अच्छा एक चीज और, लेक न्यासा में मैंने सेकेंड लार्जेस्ट बोल दिया था शायद, वो थर्ड लार्जेस्ट है, उसको सही कर लीजिएगा। लेक जो न्यासा है वो थर्ड लार्जेस्ट है, लेक टंगानाइका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। इसके अलावा ये लेक टंगानाइका दुनिया की सेकेंड डीपेस्ट लेक भी है, डीपेस्ट पूरे वर्ल्ड का, डीपेस्ट के मामले में, गहराई के मामले में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे गहरा झील है। तो पहला कौन सा है, तो दुनिया का सबसे गहरी जो झील है वो बैकाल झील है जो कि रूस में है, ठीक है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील जो है वो लेक टंगानाइका है जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में फैली हुई है, ठीक है। ये जो लेक टंगानाइका है
इसका जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र को सिसलहैम्ब कहा जाता है, सिसलहैम्ब। ठीक है, ये सिसलहैम्ब बेसिकली फाइबर की खेती के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो सिसलहैम्ब ध्यान रखिएगा, लेक टंगानाइका का ही तटीय क्षेत्र है और वहां पर फाइबर की खेती ज्यादा मुख्य रूप से की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी लेक जो हमने क्रम में देखा। करीबा डैम देखा, करीबा लेक देखा, करीबा लेक के बाद लेक न्यासा या मलावी देखा, और लेक न्यासा या मलावी के बाद हमने देखा लेक टंगानाइका। लेक टंगानाइका के थोड़ा सा और ऊपर चलिए तो आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये हो गई आपकी लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की अगर आप बात करें तो सबसे पहले ये 3 देशों से सीमा साझा करती है। कौन कौन सी है? तो तंजानिया, केनिया और युगांडा, ये 3 देशों से सीमा साझा करती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अफ्रीका की लार्जेस्ट झील है। दूसरी चीज, इस झील से होकर इक्वेटर गुजरती है। आप देखिए ये इक्वेटर गुजर रही जो इस झील के ऊपरी हिस्से से होकर गुजर रही है, तो इक्वेटर इस झील से होकर गुजरती है। इक्वेटर पासेस थ्रू दिस लेक। ठीक है, विक्टोरिया लेक की एक और अगर हम विशेषता देखें तो ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था सुपीरियर को। ठीक है, तो सुपीरियर के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो झील है इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, मेट्योर फॉल की वजह से हुआ था। और जिस समय ये मेट्योर फॉल हुआ था उस समय अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल था वो रिवर्स हो गया था, यानी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ में बदल गया था और साउथ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में। ये चीज हमने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। ठीक है, तो ये विक्टोरिया लेक के बारे में विशेषता हो गई। इसके अलावा एक विशेषता यह है कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाले क्षेत्र में होते हुए भी ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, यानी भ्रंश घाटी इसको टच नहीं करती है। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी के क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र तो भ्रंश घाटी का है, लेकिन उसके बाद भी उस भ्रंश घाटी की जो लाइंस गुजरती हैं वो इस लेक से होकर नहीं गुजरती हैं, भ्रंश घाटी के बीचों बीच में। ठीक है, इसके अलावा इस झील से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी गुजरती है, निकलती है यहीं से, जिसका नाम है व्हाइट नाइल। ये देखिए आप, ये एक नदी निकल रही है, इसको कहते हैं व्हाइट नाइल, सफेद नील। ठीक है, तो व्हाइट नाइल का बेसिकली उद्गम जो होता है, जो सोर्स है, वो यही विक्टोरिया झील है। यही व्हाइट नाइल आगे जाकर ब्लू नाइल से मिलती है और फिर नाइल नदी का ओरिजिनेशन होता है, नाइल नदी बनती है। ठीक है, तो व्हाइट नाइल भी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो विक्टोरिया झील के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है। क्या क्या? तंजानिया, केन्या और युगांडा से बॉर्डर साझा करता है, इक्वेटर से गुजरता है, रिफ्ट वैली क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद भी रिफ्ट नहीं है। चौथी चीज, व्हाइट नाइल का उद्गम होता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इतनी बातें इस लेक विक्टोरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब लेक विक्टोरिया के बाद आप थोड़ा सा और ऊपर चलिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और ऊपर चलेंगे तो आपको कुछ और झीलें दिखेंगी इसी क्षेत्र में। इससे थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहां पर देखिए एक है लेक एल्बर्ट। ठीक है, लेक एल्बर्ट। लेक एल्बर्ट के ऊपर जाएंगे इस वाले क्षेत्र में, यहां पर आपको एक झील दिखेगी जिसका नाम है तुर्काना, तुर्काना झील। ठीक है, और तुर्काना झील के बाद जहां ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल के पास अगर आप देखेंगे तो एक झील मिलेगी जिसका नाम है ताना झील। और ताना झील के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लेक असल। तो
असल लेक। ठीक है, तो ये अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसकी झीलें हैं। इनका क्रम क्या था? तो असल, ताना, तुर्काना, फिर अल्बर्ट, अल्बर्ट के बाद विक्टोरिया, टंगानाइका और लेक न्यासा। ठीक है, न्यासा के बाद एक मानव निर्मित झील था करीबा। ठीक, तो ये झीलों का क्रम आपको ध्यान रखना है, असल, ताना, तुर्काना, अल्बर्ट, विक्टोरिया, टंगानाइका, न्यासा और करीबा। इन झीलों की विशेषताओं को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो तुर्काना झील है, ये तुर्काना झील बेसिकली केनिया और इथोपिया के बॉर्डर पर पाया जाता है। केनिया और इथोपिया, इन दोनों के बॉर्डर पर पाया जा रहा है आपका तुर्काना झील। ठीक है, ताना झील की बात करेंगे तो ये इथोपियन हाईलैंड वाले क्षेत्र में स्थित है और इसी ताना झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है ब्लू नाइल। ठीक है, इस नदी का नाम है ब्लू नाइल। देखिए यहीं पर है आपका ताना झील, ताना झील से ये देखिए ब्लू नाइल निकल रही है और ये ब्लू नाइल यहां पर आके व्हाइट नाइल से मिल गई। ये विक्टोरिया था, है ना, विक्टोरिया से देखिए ये नदी निकली, ये आपका व्हाइट नाइल है और ये ब्लू नाइल है। ये दोनों जहां पर मिलते हैं वो जगह का नाम है खार्तुम। ठीक है, उस जगह का नाम है खार्तुम। ठीक, तो खार्तुम में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का संगम होता है और इन दोनों के मिल जाने के बाद जो इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसी को नाइल नदी के नाम से जाना जाता है और वो नदी फिर जाकर कैरो शहर से होते हुए आपका गिर जाती है अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, तो इस तरीके से नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। खार्तुम में ही ये दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल ये दोनों मिल जाती हैं। खार्तुम बेसिकली कहां पर है? तो ये है आपका सूडान का जो क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, अब सूडान और मिस्र के सीमा पर ये जो खार्तुम है, खार्तुम के थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो सूडान और मिस्र का सीमा है और सूडान और मिस्र के सीमा पर ही इस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध को कहते हैं अस्वान बांध, अस्वान डैम। ठीक है, नील नदी पर खार्तुम के पास में ही मिस्र और सूडान की सीमा पर एक बांध बनाया गया है जिसको अस्वान डैम कहते हैं। उस अस्वान डैम के बनने की वजह से एक झील बना है, मानव निर्मित झील, जिस झील को कहा जाता है नासिर झील, नासिर लेक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट नाइल विक्टोरिया से, ब्लू नाइल ताना से, खार्तुम में दोनों मिले। खार्तुम के थोड़ा सा आगे मिस्र और सूडान की सीमा पर ही अस्वान डैम बनाया गया है नील नदी पे। अस्वान डैम के बनने की वजह से जो झील बना है उसको नासिर झील कहा जाता है। ये झीलों का क्रम हो गया और झीलों के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए वो इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम जिस ट्रेन से गए थे उसी ट्रेन से अब हमें वापस आ जाना है अपने उस क्षेत्र में। ठीक है, अब जब हम अपने उस क्षेत्र में वापस आ जाएंगे तो वहां से चर्चा अपनी फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर हम आ जाते हैं। हमने यहां से कहां से चलना शुरू किया था? केप टाउन से। केप टाउन से हम गए थे कहां पे? तो जोहान्सबर्ग गए थे, प्रिटोरिया गए थे, विटवाटरलैंड गए थे। उसके बाद फिर आपका इसी क्षेत्र में बुलवायो देखा, हरारे देखा। फिर आपका हम यहाँ पर आ गए, मलावी झील देख लिया। मलावी झील के बाद टंगानाइका देख लिया। टंगानाइका के बाद विक्टोरिया देख लिया। विक्टोरिया के बाद हमने क्या देख लिया? तो फिर हमने यहाँ पर आप देखिए विक्टोरिया के जस्ट बगल में ये ब्लू नाइल, यहाँ से देखिए ये व्हाइट नाइल निकल रही थी, ये ब्लू नाइल निकल रही थी। इन दोनों के मिलने से देखिए ये है खार्तुम, सूडान में खार्तुम वाले क्षेत्र में दोनों मिल गई, यहाँ से नील बन गई। ठीक है, नील बनने के बाद आप देखिए यहाँ इजिप्ट वाले क्षेत्र में ये अस्वान है, मिस्र वाले क्षेत्र में यहाँ पर अस्वान डैम बन गया। अस्वान डैम के बाद इसी वजह से नासिर झील बन गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा नील नदी का पूरा एरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा क्षेत्र देख लिया। अब वापस आइए, वापस उसी रेल मार्ग से आप वापस आ जाइए इसी जगह पर। वापस जब आप आएंगे तो वापस आकर आप वापस कहां पर आइए? जहां से हमने चर्चा शुरू की थी।